खुश आमदेद। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची से 3 MNAs ही हैं, उनमें से एक कादिर पटेल साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर भी रहे हैं। उज़ैर बलोच की JIT में, अली नदी साहब वाली JIT में कादिर पटेल साहब का पूरा एक चैप्टर है। अभी जो है वो एक इंटरव्यू दिया है अब से कुछ देर पहले साबिक सेक्टर कमांडर रेंजर्स कराची ब्रिगेडियर रिटायर बासित साहब ने। उन्होंने कादिर पटेल साहब के हवाले से बड़ी अहम बातें की हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। खैरियत से? हम अल्लाह का बहुत। आप ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं। खैरियत से? मैं देख रहा हूँ खिलाड़ी बढ़ते जा रहे हैं ना। लेकिन ये तो बड़ा देखें, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि इनको तो आप ये भी नहीं कहते ना कि जी हमारा सियासी मुखालिफ है, ये अली जदी को तो आप कह देंगे जी मुखालफत कर रहा है, किसी एंकर पे कह देंगे इसको तो है ही पीपल्स पार्टी से मसला। ये तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी और इस तरह के इंटरव्यूज बड़े रेयर होते हैं, इस तरह का जो होते नहीं आमतौर। कल आपके एक एयरवायर पे इंटरव्यू हुआ है, किसका? अरशद शरीफ के प्रोग्राम, साबिक पुलिस एहलकार, हाँ साबिक पुलिस चीफ का अख्तर गोरचानी साहब का। तो वो भी तो फिर इसी इतना ही चलाया और उनको उसको भी इस तरह हेडलाइन में चलाया। वो इनसे ज़्यादा सीनियर ऑफिसर है। लेकिन आप जानते हैं कि कराची ऑपरेशन में रेंजर्स का किरदार प्राइमरी रहा, जो फैसला कौन ऑपरेशन था उसमें, तो आप जानते हैं। नहीं तो फिर मैं ये सवाल भी पूछूंगा कि जो 14 दिन सिंध पुलिस ने ऑपरेशन किया वाला जो जी जी जी, तो उसमें रेंजर्स कितने दिन पुलिस के साथ रही? आप बताएं, उस हुकूमत में थे? हाँ, एक दिन भी नहीं। क्यों? अब ये मुझे नहीं पता, आप लोगों ने कहा था। आई डोंट नो, लेकिन कोई भी चीज़ जब ऑपरेशन होता है, इतना बड़ा वाक़या, 52 लोग मरते हैं। हुकूमत ने कहा था रेंजर से कि मुआवनत करें पुलिस की। उस वक्त के IG से पूछ लें, चौधरी असलम से, तो खैर बेचारे रहे नहीं, इस दुनिया में शहीद हो गए। और आपको एक गिला है कि रेंजर ने साथ नहीं दिया पुलिस? मुझे, मैं नहीं गिला नहीं करूँगा, लेकिन कोई ना कोई, आई डोंट नो व्हाट रीज़न, उसमें रेंजर्स हमें नहीं मिली, इसलिए फिर पुलिस पीछे हटी। मैं भी अगर थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता तो शायद काम बेहतर हो जाता। अच्छा सुनिए ज़रा, आप पहले ज़रा स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं कि ब्रिगेडियर बासित साहब ने 2 हवाले दिए हैं आपके नाम से, तो पहले ज़रा यहीं से शुरू करते हैं। एक 2012 का दिया, एक 2013 का दिया। सबसे पहले 2012 के बारे में ब्रिगेडियर बासित साहब ने, जो फैसला कौन ऑपरेशन होता है उसको लीड भी कर रहे थे, कराची में रेंजर्स के अहम किरदार थे। जी जनाब दिखाइएगा। रेंजर्स ने पहली दफ़ा रमज़ान में 2012 के ऑपरेशन किया था। जो सिंध रेंजर्स का एक ऑफिसर था DSR हनीफ, वो गैंगस्टर के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया। उसी ऑपरेशन में कुछ गैंगस्टर्स भी मारे गए। DSR हनीफ को बाकायदा एजाज़ के साथ उसकी मैयत जो है उसके आबाई शहर लाहौर पहुंचा दी गई, लेकिन जो गैंगस्टर्स उसके अंदर मारे गए उनकी मैयतें कादिर पटेल और मुख्तलिफ जो सियासी लोग थे लियारी के, ये रख के इन्होंने नटी जटी पुल को जो है बंद कर दिया था 2013 में। ये पहले हो गई 2012 की बात। रेंजर्स के एहलकार मारे गए, उन्हें एजाज़ के साथ दफनाया गया और कह रहे हैं आपने गैंगस्टर्स की लाशें रखी, एहतजाज किया। सबसे पहले तो वसीम ब्रिगेडियर साहब के लिए मैं बड़ा एहतराम रखता हूँ। आपकी वैसे कोई मुलाकात रही इनसे? एक आध बार हुई है मुलाकात, मेरे जहन में है। DIG हमारे होते थे जो बाद में CCPO भी रहे, अमीर शेख साहब। जी जी जी, उनके दफ्तर में लाइन ऑर्डर की एक मीटिंग के मसले हुई थी, मुलाकात, बहुत सारी बातें ब्रिगेडियर साहब से हुई थी। तो खास बात हुई है? नहीं, अभी मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा जो ब्रिगेडियर साहब हुई है, कोई खास बात आप बताना नहीं चाह रहा? ठीक, जाने दें अभी। नहीं, खाली ये तो बताना है कि बात कोई खास हुई है, नहीं नाम बताना चाहे तो ना। बात खास हुई, लेकिन मैं अभी नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, अब 2012 वाले वाक़या पे आते हैं जिसका ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया। सर, इसमें ऐसा होता है, रेंजर्स रेड करती है कलाकोट के इलाके में, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। जराइम पेशा अफराद के लिए हमारा पहले रोज़ से ये स्टांस रहा है, सारे TV रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि आप उनको पकड़ें, ठीक है। उस रेट में होता ये है कि 4 लोग मारे जाते हैं, जिनमें एक खवातीन होती है जिसका अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ था, ठीक है, और उस खवातीन समेत बाकी जो 3 लोग हैं उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, जो आज तक भी सामने नहीं आया। ये आपको कैसे पता कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है? नहीं तो वो तो क्रिमिनल रिकॉर्ड तो पुलिस थानों में होता है ना सर, वो तो उस वक्त हमें बता दिया जाता कि जी ये क्रिमिनल थे। वो थाने के जिनके ऐसे जो उज़ैर बलोच साहब लगवाते थे, उसमें मजाल है कि किसी का उसके अमन कमेटी वाले का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो? सर उस पुलिस वाले की इतनी औकात है कि काम कर सके? देखिए, अगर वो लगाते थे, नहीं लगाते, फिर आप किसी पे चला, नहीं फिर वो किसी पे चला जाएगा इल्जाम। मैं नहीं लेना चाहता, लिखा है कि लगाते थे सर, मैं नहीं चाहता कि किसी पे इल्जाम लगे, लेकिन उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो कोई नामी गिरामी लोग भी नहीं थे ना सर, वो तो राह चलते लोग थे। तो हर गैंगस्टर इतना कोई, मैं नहीं कह रहा कि वो लोग जो मारे गए वो गैंगस्टर थे, लेकिन आप इतना यकीन से कैसे कह रहे हैं कि नहीं थे? क्योंकि मैं जानता हूं ना कि वो बिल्कुल लोग जानते थे। जी जी, बिल्कुल गरीब थे। हाँ, उनके घरों पे हम ताजियत पे गए ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसमें खातून भी थी, वो अक़लियती बिरादरी से थी। वो 4 लोग मारे जाते हैं,
गैंगस्टर कोई नहीं मरता। और बखुदा मैं ये कसम खाकर कह रहा हूँ कि हमें ये भी नहीं पता होता कि उसमें हनीफ साहब भी जख्मी हुए। रेंजर्स के एहलकार जख्मी हुए, आपको नहीं पता? पहले जख्मी हुए जो बाद में शहीद हो गए? हाँ, जो बाद में वो जख्मी होते हैं, ये हमें नहीं पता चलता। अच्छा, अब जाहिर है बैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी, और इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, मैं रिकॉर्ड पे आपको कह रहा हूँ, उस जमाने की फुटेजेस निकाल के देख लें, लियारी की और उससे बाहर की तमाम सियासी और समाजी तंजीमों जी वहां पर एक मुजाहरा किया और लाशें रखी कि भाई ये क्या, हाँ चारों की, कि ये क्या तरीका है, कि मकसद आप मारे। पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी सियासी जमातें भी थी उस मुजाहरे में। एग्जैक्टली, सारे नाम भी पता होंगे। आप पीपल्स पार्टी की तरफ से आप हो गए, तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन था, नून से कौन था? तहरीक इंसाफ तो उस वक्त खैर पता नहीं इतनी बड़ी कोई जमात, नून की तरफ से फैसल दश्ती साहब वहां मौजूद थे, और एमक्यूएम तो लहरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ना, और मतलब हाँ मतलब नहीं सर, जाती तो थी, वो अपने काम करके, उनके फ्रंट एंड्स कुछ और होते थे। तो बहरहाल उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे कि जो सियासी समाजी तंजीमों से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने, हमारा ये एक एहतजाज था कि जनाब आप गैंगस्टर्स को मारें, पकड़ें, सो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर इस तरह से अंधाधुंध वाक़यात होंगे तो फिर लोग तो जाहिर है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर करते हैं। गैंगस्टर्स नहीं थे, मैं आज भी कह रहा हूं नहीं थे। तो फिर रेंजर्स का एहलकार कैसे शहीद हो गया इनसे फायरिंग के तबादले में? जो गैंगस्टर थे उनकी तरफ से भी फायरिंग हो रही थी, जो तो नहीं थे, मैं बता रहा हूं ना आपको, जो गैंगस्टर थे उनकी तरफ से भी फायरिंग हो रही थी, रेंजर्स की तरफ से भी फायरिंग हो रही थी। ये 4 लोग जो मरे हैं ये दरमियान में थे, बेचारे राहगीर थे। इसका मतलब रेंजर्स ने भी इनको जान के नहीं मारा? मैं कब कह रहा हूं, मैंने तो एक लम्हे के लिए नहीं कहा कि जान के नहीं मारा। हमने कहा कि जनाब आप इस तरह के टारगेटेड ऑपरेशन करें कि जिसमें राहगीर तो ना मारे ना, खवातीन समेत। हमारा एहतजाज था, हमने एहतजाज किया था, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, और एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक बनता था 4 बेगुनाह लोगों की शहादत पे या मौत पे। उसके बाद जैसे हमें पता चला, मुझे हमारे DIG CCPO थे इकबाल साहब, अच्छा, उन्होंने कहा कि यार एक रेंजर्स का एहलकार जख्मी हो गया है। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था। तो बाद में जैसे ही पता चला हमें कि उनकी शहादत हो गई है, तो देन एंड देयर हमने, जो टाइम गुजर गया। अच्छा, हमने अपने तमाम मुतालबात विड्रॉ करके, जो कि हम कर रहे थे कि जी तहकीकात होनी चाहिए और इस तरह की बातें, हमने तमाम मुतालबात विड्रॉ करके वहां से डिस्पर्स हो गए। और आपका ये दावा याद दी कि उन 4 में से कोई भी क्रिमिनल नहीं था? एग्जैक्टली, आज भी मैं कैटेगोरिकली कहता हूं, कोलैटरल डैमेज में मारे गए। और मतलब जब कोलैटरल डैमेज में कोई मरता है तो जाहिर है प्रेशर तो सारी पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ते हैं। साकिब बॉक्सर कौन? साकिब बॉक्सर पाकिस्तान का गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर। और कोई शनाख्त थी उसकी? कोई शनाख्त नहीं। आप जानते थे उसको? डायरेक्टली नहीं, लेकिन नाम सुना हुआ। मुलाकात कभी नहीं रही? मुलाकात कभी नहीं। किसने मारा उसको, क्यों मारा? अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भी एक इसी तरह के रेट में मारे गए। लेकिन इस हवाले से बात की, देख लें मैंने कि 2013 में साकिब बॉक्सर को मारा गया। मैं भी ब्रिगेडियर साहब ने क्या कहा है और कादिर पटेल साहब का नाम लिया, दिखाइएगा। 2013 में एक और गैंगस्टर था, साकिब बॉक्सर मारा गया। यही कादिर पटेल साहब एक पूरी रैली लेके आए लियारी से, और सिंध रेंजर्स का बाकायदा उन्होंने मुहासरा किया था रेड जोन के अंदर। मुहासरा किया रेड जोन में? अब आ जाए असल बात पे जी। साकिब बॉक्सर मारा जाता है, हम करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। लियारी में मारा गया? लियारी में हमने प्रेस क्लब में उसके सारे मेडल्स दिखाए, उसके वालिदैन हमारे साथ थे, स्पोर्ट्स कम्युनिटी पूरी थी। अच्छा, कि जी देखिए, ये आप शायद सही बंदा आप नहीं मरा। रैली में हमने नहीं निकाली, ये रिकॉर्ड की बात है। किसने निकाली? हम तो रैली रुकवा रहे थे, ये कराची सिटी अलायंस, जो अमन कमेटी। तो हुआ ये, अमन और आप एक ही थे ना? नहीं सर, कभी भी एक नहीं रहे, कभी भी एक नहीं रहे। अब दोबारा बात वहां चली जाएगी। आपका इंटीरियर मिनिस्टर कहता था कि मेरे बच्चे हैं, जेली कमेटी हमारी, जहां पीपी का झंडा वहां अमन का झंडा। मेरी बात सुने, वो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे पार्टी के, जुल्फकार मिर्जा साहब। जी जी। लेकिन उनके पास ये इख्तियार नहीं था कि किसी भी पार्टी को अपना जेली विंग बना दें। तो इस बात पर उनको मुअत्तल हो जाना चाहिए था पार्टी की तरफ से। एग्जैक्टली हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनका रैंक मुझसे ज्यादा था, तो वो ज्यादा ऊपर वालों को पता होगा। मैं इस मसले पर मुअत्तल नहीं किया आपको? अब सर सोचते तो होंगे अकेले बैठ के, यार क्यों नहीं किया? सर जरदारी साहब ने बहुत सारी बातों पे उन्हें मुअत्तल नहीं किया, या उनके भी बहुत सारे गिले उन पे रहे, उनकी दोस्ती भी थी ना, आपस में उनका चल रहा हो चलते रहे। लेकिन यहाँ तो मिर्जा साहब को मुअत्तल ना करने की वजह से लोग मर रहे थे ना, तो मुअत्तल कर देते तो अच्छा होता, कुछ माओ की गोलियां बच जाती। वो आपस में दोस्त भी थे, बाद में उनके ताल्लुकात अच्छे भी नहीं रहे। मैं उस मौजू पे नहीं जानना चाहता। आप आ जाए, ब्रिगेडियर साहब की बात का जवाब देता हूँ। अच्छा, ये रैली निकलने का हमें पता चलता है थ्रू डिप्टी कमिश्नर।
आपको बताया जाती तौर पर डिप्टी कमिश्नर ने? जी, डिप्टी कमिश्नर ने मुझे अमन कमेटी की रैली निकली है कराची कमेटी के नाम से? नहीं, निकलने वाली है। अच्छा, कल जो लियारी से निकलेगी और रेंजर्स हेडक्वार्टर जाएगी? जी, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा यार मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा यार आप जरा बात करके देखो। तो मैंने उन डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा कि तुम्हें पता है यार मैं बात करूंगा तो वो और ज्यादा चिढ़ जाते हैं, अमन वाले? हाँ, तुम खुद बात कर लो, तुम्हारी भी उनसे मुख्तलिफ मौजूआत पे या वो थोड़ी बहुत इंटरेक्शन डीसी की रहती है। ठीक है। उन्होंने बात की, उन्होंने फिर मुझे फोन किया, उन्होंने कहा यार वो मेरी बात नहीं मान रहे, आप भी जरा एक बार बोल के देखो। अच्छा। मैंने मरहूम जफर को फोन किया, जफर बलोच। हाँ, मैंने कहा कि यार जफर ये अच्छे ये ठीक तरीका नहीं है, तुम लोग इस तरह रेड जोन में आओगे और ये बात गलत है। उन्होंने कहा यार हमारी रैली की क़यादत तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब कर रहे हैं। ईदी साहब कर रहे हैं? जी जी, जफर बलोच ने आपको? जी जी, और की ईदी साहब ने व्हील चेयर ये जिस रैली की बात हो रही है क़यादत अब्दुल जी सत्तार ईदी साहब जी ने की? जी जनाब, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की क़यादत में रैली आई है वहां पर, वो रेंजर्स हेडक्वार्टर के बाहर? एग्जैक्टली। अच्छा, फिर जब मुझे जफर ने कहा कि यार हम तो रैली लाएंगे, मैंने उससे बहुत, सॉरी, ईदी साहब का क्या इनसे क्या मतलब? सर अब वो तो ये जाने, ईदी साहब जाने, मुझे अच्छा आपको, ठीक, ओके। अब जब ये पता चला कि जनाब हमारी बात नहीं मान रहे, मैंने जफर से आखिरी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार किसी तरह खुदा के वास्ते ये मामला ना करो। उसने कहा अब रैली निकल चुकी है? नहीं, अभी रात है। ओके, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि यार हम फिर आपस में अपना इजलास करेंगे, फिर हम देखते हैं, इस पर नजरसानी करेंगे। उसके बाद जफर का फोन बंद आया। अच्छा, जफर ने मेरा फोन, उजैर से बात की होगी? हाँ, जफर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा। दूसरे दिन कोई 11-12 बजे के करीब मुझे डीसी साहब का फिर फोन आया। ठीक है। उन्होंने कहा यार वो रैली निकल गई है। अच्छा। अब मैं तो अपने घर पे था। आपको नहीं पता था? नहीं, मैं तो अपने घर पे था। मैंने कहा अच्छा यार, मुझे भी रात तक उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। अच्छा। और अब आप बता रहे हो कि निकल गई है, तो हाँ। मैंने कहा, उसने कहा कि यार वो हबीब बैंक मैक्लो रोड पर है, काफी बड़ी रैली है और ईदी साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं। मैंने कहा भाई किसी भी तरह रोको, रेड जोन में ना आने दो, रेंजर हेडक्वार्टर ना आने दो, ये आपका फर्ज बनता है। जंग दफ्तर के बाहर सिंध गवर्नमेंट के डिप्टी कमिश्नर ने उस पे वाटर कैनन से उस रैली पे जो करते हैं प्रेशर, वो भी किया। अच्छा। लेकिन वो रैली डिस्पर्स नहीं हुई। इतनी बड़ी रैली थी? बड़ी रैली थी। उसके बाद वो रैली रेंजर्स हेडक्वार्टर पर आ गई। आप नहीं पहुंचे तब? उसमें कहीं भी मैं नहीं था ना, मैं तो अपने घर पे था। और आप डीसी साहब से पूछ सकते हैं, मेरी डीसी साहब से फोन पर बात हो रही थी और मैं कह रहा था कि ठीक नहीं है। डीसी साहब का नाम क्या बताया? मुस्तफा जमाल काजी साहब। उनसे तस्दीक की जा सकती अच्छा, है। अगर देखिएगा बात, हाँ, मुस्तफा जमाल काजी साहब से तस्दीक की जा सकती। उसके बाद जब ये आकर वहां रैली धरना देकर बैठ गई, अच्छा ठीक है, अब मुझे काजी साहब का फोन आया, उसने कहा कि यार ये रैली तो यहाँ पहुंच गई किसी तरह, हम नहीं रोक सके, लेकिन अब ये धरना दे रहे हैं। अच्छा, अब क्या करें? मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूं? जफर बलोच खुद थे उस रैली में? एग्जैक्टली, जफर था, उजैर नहीं था। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, ठीक है, जफर था और लोग थे। तो जब मैंने, उसने मुझसे कहा कि यार अब इसको यहाँ से, ये तो धरना दे रहे हैं, मींस एक मुस्तकिल वाला, और खवातीन भी थी उसमें बहुत सारी। अच्छा। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दैट डिप्टी कमिश्नर, मैंने यूसुफ बलोच से बात की। मैंने कहा यार यूसुफ, ये इस तरह से हो रहा है और ये यहाँ बैठ रहे हैं, ये बात गलत है, मतलब अच्छा नहीं है ये। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मैं और यूसुफ डिफेंस क्लिफ्टन से आए। अच्छा, क्योंकि ये वाले रास्ते सारे बंद थे जहां से रैली आई थी, क्योंकि हम अपने घर से आ रहे थे। अच्छा। हम वहां पर आए, मैंने उनसे बात की कि यार तुम लोग यहां से वापस जाओ, ये धरना वरना यहां ना दो, तुम्हारी क्या ग्रीवेंसेस है? उन्होंने अपनी तकरीर की कि जी हम पे रेट होते हैं, हमें मार दिया जाता है, ये होता है। हमने भी एक तकरीर की कि जी इंशाल्लाह ताला हम आपकी जो है ना, ये जो तकालीफ है और ग्रीवेंसेस हैं, ये आला हुकाम तक पहुंचाएंगे, ये है वो है, और मैं लिहाजा आप लोग वापस चले जाएं। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो वापस चले गए। मैं वसीम आपसे एक बात पूछता हूं कि अब सारा वाकया आपने सुना और एज इट इज है, रिकॉर्ड पर मौजूद है, आई वॉज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और आई वॉज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। Now it is your word against his word ना, आपका अलग वर्जन है, उनका एक अलग वर्जन। सर मैं, बातें तो छुपती नहीं, वीडियो चीजें हैं, तस्वीरें हैं, सब कुछ है। रेंजर्स के इतने मुताल्लिक का सर बात की इत्तला नहीं होगी? कैसे होता है कि कादिर पटेल तो ये अगर वो क़यादत कर रहे हो तो लहरी से आ रहे हो। मैं तो ये रात से रैली रुकवाता रहा, मैं ये रैली रात से रुकवाता रहा, और काजी साहब से और मेरी बात हमारी होती रही। आप उस रैली को रुकवाने आए थे डीसी की फरमाइश पर, डीसी के रिक्वेस्ट पर। काजी साहब और मैं रात से लगे हुए थे। और आपकी बात क्यों मान ली लोगों ने? सर जब हम वहां गए, हमने कहा कि हम आपकी शिकायत आगे पहुंचाएंगे, लेकिन सुन रहे थे, पुलिस आपकी सुन ली? सर रेंजर्स तो उनसे बात ही नहीं कर रही थी, पुलिस की भी नहीं सुन रहे थे, पुलिस भी उनसे बात नहीं कर रही थी। डिप्टी कमिश्नर उनसे राब्ते में थे,
लेकिन वो उनके सामने, तो आप उनमें से थे जिन्होंने आपकी बात मान ली? नहीं सर, उनको जरा सा भरोसा था कि चले हमारी बात आगे पहुंच जाएगी, और हम उन्हें बात मनवाने में कामयाब। अमन कमेटी वालों को कादिर पटेल भरोसा था के बाद? नहीं सर, लहरी वाले भी थे उसमें, सिर्फ अमन कमेटी वाले नहीं थे। इतना अगर सारे इतने हजारों की तादाद में अमन कमेटी हो तो फिर पूरी लहरी अमन कमेटी है। उनके साथ लोग भी थे, खवातीन भी थी, बुजुर्ग भी थे, तो हम किसी न किसी तरह समझाने में उनको कामयाब हो गए, लेकिन आसानी से नहीं, बहुत मुश्किल से। यूसुफ ने भी काफी समझाया उनको कि आप लोग यहाँ से जाएं, ये ठीक नहीं है। तो फिर ये बताएं, आप लंदन में थे, बहुत अरसा लंदन रहे, फिर आप वापस आए पाकिस्तान, और आप पाकिस्तान वापस आए तो आप रेंजर्स की तहवील में ना, रेंजर्स आपको बुलाती रही वक्त पे से? सर मुझे एक खत लिखा गया जो आज भी मेरे पास मौजूद है। किसकी तरफ से? रेंजर्स की तरफ। क्या था उसमें? उसमें ये था कि जनाब उज़ैर बलोच ये वाले केस में हम आपसे, आप पढ़ लें, मैं आपको दे दूं। फिर आप आ गए सर, आपके सामने, आपके शो में रेंजर्स ने आपको बुलाया और छोड़ दिया? मैं आपके शो में ऐलान करके आया था ना सर। जी, आपने कहा था कि मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी आपको दे देता हूँ। क्या बात की थी? मैं आप ये बात उस वक्त हुई थी जो आज की ब्रिगेडियर साहब ने? सारी बातें कर लेते हैं सर, कहाँ वक्त भागा तो नहीं जा रहा। वक्त तो वो जाहिर है, वक्त है जरा कम है हमारे पास। ये पढ़ लें सर। अच्छा ठीक है, इसका खुलासा ये है ना कि उन्होंने आपसे कहा कि आ जाए भाई, ये है ना इसका खुलासा? ये रेंजर ने लिखा आपको, इट इज, अच्छा चलें, 2 लाइनें मैं पढ़ देता हूँ। टू मिस्टर अब्दुल कादिर पटेल, कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, और it is intimated that Pakistan Rangers intends to interrogate you in connection with held suspect Uzair Jan Baloch, son of Faiz Mohammed. Therefore, you are requested to report headquarters Pakistan Rangers on 14th April 2016 at 1100 hours. फिर आप पहुंचे? मैंने उनसे कहा कि जी आज ये शाम को मुझे खत मिला है, मैं लंदन में हूँ, परसों सुबह 11 बजे मैं नहीं पहुंच सकता, मुझे जरा वक्त बढ़ा दें, मैं आने को तैयार हूँ। क्योंकि अल्लाह जानता था, मेरा कॉन्शियस भी साफ था, मेरे हाथ भी साफ, मुझे इसमें क्या मसला है। ठीक है, अच्छा जनाब, फिर क्या हुआ? आप पहुंचे? मैं पहुंचा। क्या हुआ? मैं पहुंचा, फिर मैं सुबह तकरीबन 10 बजे मुझे बुलाया गया। अच्छा, और रेंजर्स हेडक्वार्टर? हाँ, रेंजर्स हेडक्वार्टर। ठीक है। वहाँ पर जो भी बातें थी, जितनी भी उनको खदशात थे, जो भी चीज़ें आपके उज़ैर से ताल्लुकात के हवाले से? हाँ, उसके हवाले से, मुख्तलिफ हवालों से जो भी बातें थी, वो इस वक्त मैं तफसीलन नहीं बयान कर सकूंगा, लेकिन बहुत सारी बातें थी, और तफसीलन वो बातें 2 रोज तक होती रही। एक रोज सुबह गया, मगरिब के बाद वापस आया। अच्छा, कहा जी अब कल फिर आइएगा, मैं फिर चला गया सुबह, फिर हमारी बात फिर शाम तक होती रही। फिर ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन जब पूरी बात मुकम्मल हो गई तो उन्होंने कहा, आपस में सोच विचार किया, उन्होंने कहा कि आप जाएं, एंड आई एम हियर। रेंजर्स ने उसके बाद आपसे कोई तफ्तीश नहीं? कोई राब्ता नहीं? वो मुतमईन हो गया आपके पास? एग्जैक्टली। तब तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मैं वाहिद आदमी जो बुलाने पे आया हूं लंदन से, लोग लंदन भाग जाते हैं और भाग रहे हैं जहांगीर तरीन की तरह। वो जहांगीर तरीन में, अच्छा एक बात उन्होंने और कही है, ये क्या मामला है जरा बताएं, जरा दिखाइएगा। वो कहते हैं फरियाल तालपुर साहब, आयम अली शाह साहब, ये मिलते रहे उज़ैर बलोच साहब, दिखाएं जरा क्या कहा ब्रिगेडियर साहब ने। उज़ैर पाकिस्तान से कैसे भाग गया, उसको कुछ लोग, सियासी लोग उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। कैसे सियासी लोग, सरकर्दा बशमूल वज़ीर आला फरियाल तालपुर वगैरह उज़ैर बलोच के घर पे जाया करते होते थे और वहाँ पे अशाइये जो हमने शिरकत करते थे। फरियाल तालपुर साहबा घर जाया करती थी, आपका कोई सियासी मुखालिफ नहीं कह रहा है बात, उज़ैर बलोच के घर जाया करती थी। सर देखिए, मेरा कोई सियासी मुखालिफ नहीं कह रहा, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, मेरा जवाब सुन लें। आज भी अभी आप जावेद नागौरी को फोन मिलाएं जो एमपी था, पूछ लें कि एशाया किसने रखा था। और एशाया में आप बड़े, आपकी तस्वीर आगे आगे आप फरियाल साहब को आगे मैं बताऊं, आज भी जावेद नागौरी साहब को आप कहें कि एशाया किसने रखा था? किसने रखा था? जावेद नागौरी साहब ने। वो उसके मेजबान थे क्योंकि जीते थे वो लहरी से, और उन्होंने सबको, क्योंकि लहरी हमारा एक जब समझे एक आइकन होता था, तो सबको दावत दी और सबने डिसाइड किया कि जी जावेद नागौरी साहब के एशाइये में शिरकत करनी और बीबी फरियाल ने भी वहां जाना है। अब जब हम वहां पहुंचते हैं जी, तो हम देखते हैं कि ये लोग भी मौजूद हैं, उज़ैर वगैरह। हाँ, लेकिन अब ये सिचुएशन है कि क्या हम वहां से निकल पड़े, क्योंकि मैं जानता हूं उसको, बीबी फरियाल हो सकता है नहीं जानती, कायम अली शाह नहीं जानते, लेकिन एक मिक्स गैदरिंग थी, एक मिक्स गैदरिंग थी, 500-600 लोग थे। अच्छा। लहरी के सारे मौजूदीन थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग थे। अब वहां पर जब एक तकरीब में अगर कोई इस आ गया तो क्या करें? लेकिन अगर कोई हिडन एजेंडा होता तो क्या आप वसीम सोचते ये 500 आदमियों की कैनपी लगती, ये वीडियो बनती, तस्वीरें बनती? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपने खुफिया मुलाकात की मंजर आम पर आ गया, हम ये कह रहे हैं कि इस बात का सबूत है कि आपके ताल्लुकात थे उससे। अब आप एक बात बता दें। अच्छा, अब एक शादी में आप जाते हैं, वहां 500-600 लोग होते हैं, आपके सबसे ताल्लुकात है? बिल्कुल नहीं, लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप एक शादी में जाते हैं 500-600 आदमी, आपके सबसे ताल्लुकात है? नहीं ना। नहीं,
लेकिन उनमें से एक आदमी ऐसा है जिसके आप घर चले जाते हो शादी के बाद, उससे तो आपका ताल्लुक है ना सर? उससे तो ताल्लुक है ना। ये मैं अभी जनरल बात कर रहा हूँ। उसकी मैं विटनेस नहीं हूँ उसका मैं विटनेस, उसका आप हो सकते हैं, मैं नहीं। फरियाल साहब ने पहले ये कहा कि उज़ैर बलोच को मैं नहीं जानती थी, तो शही में वो था, मुझे नहीं पता क्या कहा पहले शही से मुतालिक फरियाल साहब ने, पहले वो देखें, दिखाइएगा जरा। एक तस्वीर है जो बार बार दिखाई जाती है मेरी, अब मैं उसका जरा वहाज, आपने बात की है तो मैं कैसी पूरी वीडियो है वो, उसका मैं बैकग्राउंड बता दूं, फिर आप जवाब दें। मैं आपको बता दूं। उज़ैर बलोच पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह, द नोन गैंगस्टर, इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी ईमा पे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, वो जीतते हैं और वो बाद में एक एजाजिया इशाइया देते हैं जिसमें आप जाती हैं। नहीं आसिफ जरदारी साहब की बहन उज़ैर बलोच के साथ। अगर आप वहाँ उस वीडियो को गौर से देखें तो मेरा ख्याल है उस वीडियो में बैनर्स भी लगे हुए हैं कि वेलकम बाय माय एमपीएस। तो मैं वहाँ गई एमपीएस के साथ, एमपीए थे और वहाँ बहुत सारे हमारे इट्स अ दावत जिसमें हमारे बहुत सारे लोग थे, हमारे सिटिंग एमपीएस थे। वहाँ एक शख्स खड़ा हुआ जिसको मैं नहीं जानती थी। नो, आई हैव नेवर सीन द मैन, आई हैव नेवर सीन उज़ैर बलोच, मैंने तो कभी नहीं देखा था। जब उनके इशाये में आप जा रही हैं, साथ बैठी हैं, उनका इशाया नहीं है, मैं फिर करेक्ट कर रही हूँ। ये वही बात करिए जो आपने की कि उनका इशाया ही नहीं था, और आप कह रही हैं यार, आप कह रहे हैं कि यार एक बंदा चला गया, एक खातून चली गई हैं, अब सामने उज़ैर खड़ा तो वापस चले जाएंगे, क्या करें। लेकिन उज़ैर की बेगम साहिबा ने मुझे वो तस्वीर दिखाई कि इस इशाये के बाद फरियाल साहिबा उनके घर गई। उज़ैर की बेगम ने सवाल से क्या कहा, जरा आप सुन लीजिए, फिर बताइए क्या कहा। इस घर में फरियाल ताजपुर इसी घर में, और इशाया खत्म होने के बाद, इशाया खत्म होने के बाद शर्मिला फारूकी आई थी, उस इशाये के बाद फरियाल साहब यहाँ पर, हाँ डायरेक्ट यहीं पर आई थी। वो मुझसे मिलने आई थी, मेरे मदर इन लॉ से मिलने आई थी, यहाँ पर हम सब से मिली थी और मेरी बच्चियों से मिली थी, और उसने मेरी बच्ची को गोद में उठाया था और हमारे सर पर हाथ रख के कहा था कि वो इनकी वारिस है, वो हमारी वारिस है। उसने ये बात भी कही थी कि वो हमारी पप्पो है, वो मेरे पापा की बहन है। इस तरह का उसने बात हमसे की थी। फरियाल तालपुर साहिबा ने आपसे, फरियाल तालपुर साहिबा ने खुद की थी कि मैं तुम्हारे बाप की बहन हूँ। जी बिल्कुल, उसको पता था कि और उनको पता था कि आपके वालिद साहब कौन है। उज़ैर बलोच के साथ, मेरे पापा के साथ ही ऊपर आए थे और कोई उसके साथ नहीं है, नहीं कहा मलिशा आए थे हमारे साथ। अद्दी फरियाल कह रही है कि मैंने कुरान पाक के जरिए उज़ैर बलोच को मतलब मैं मिली हूँ ना, तो मैं कह रही हूँ उस कुरान पाक पर हाथ रख के कहे कि मैं उज़ैर बलोच को नहीं जानती। घर चली गई। देखिए वसीम, मैंने कहा कि मैं इसका विटनेस नहीं हूँ, आज भी कह रहा हूँ। नहीं, मैंने आप तस्वीर भी दिखाया, आप तस्वीर दिखाई आपने, आपको हैरत हो रही है देख के? नहीं सर, मैं अब कुरान का मामला है, मैं इसमें बीच में मैं आपसे आज एक बात बताऊं, ये मैंने कभी ऑनर नहीं किया, बता दूं। इनका ये इसरार था इनकी फैमिली वालों का, जो कि मैंने नहीं करने दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि सियासी मामला में इतनी मुकद्दस किताब क्या। इनका मुझसे शदीद इसरार था कि आप हमें इजाज़त दें इस इंटरव्यू के दौरान कि हम कुरान पाक हाथ में रख के उस पर मैं हाथ रख के ये बात, मैंने कहा नहीं है ना करें, मैंने कहा इसको छोड़, मैंने उनको बीच में तो लेकिन आप ये देखिए कि उनके घर गई हैं। आप कह रहे हैं कि जी वो इशाये में मिल गए तो क्या करें, वो तो घर गई है बाद में। सर मैं तो अभी तक अपनी बात पे कायम हूँ, मैंने तो सर मैं तो कह रहा हूँ कि मैं इस चीज से ला इल्म हूँ। आज तो आपके इल्म में आ गया ना सर, मैं आप मेरे इल्म में ला रहे हैं, लेकिन पहले आपने मुझसे इशाये का पूछा, मैंने आपको क्लियर किया। अब एक ऐसी जगह का आप मुझे कह रहे हैं जहां पर मैं नहीं हूं और मेरा ताल्लुक नहीं है और मेरे इल्म में नहीं है, तो मैं आपसे क्या कहूं? जो आपके जहन में बात आ रही है वो कहें, क्योंकि आपने मुझसे कहा कि यार में बात गई है अगर इशाये में, जावेद नागौरी का इशाया था सामने, आपने अपने इशाये का पूछा, मैंने आपको जवाब दिया। अब मैं उनके घर में शिरकत का पूछ रहा हूँ कि घर में गई हूँ जहां पर मैं नहीं हूँ। तो आपको इसका कोई जवाब फिलहाल? व्हाट कैन आई से? मैं हूं नहीं, मैं विटनेस नहीं हूं, वो कह रही हैं, वो कुरान पर हाथ रख रही हैं, अब उसका फैसला तो वो करेगा। ठीक, इंटरेस्टिंग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं कायम अली शाह साहब वाला क्लिप आपको दिखाई नहीं रहा, वैसे हकीकत बताऊं, शाह साहब कभी कभार अपने स्टाफ में भी लोगों को भूल जाते हैं, हकीकत बात है। क्या मतलब शाह साहब की अपनी एक उम्र का तकाजा है और उनकी अपना एक है कि वो उनके जहन में चीज़ें नहीं रहती। आपने पूरा सिंध हाथ में दिया हुआ था यार, चीफ एग्जीक्यूटिव। आपकी बात ठीक है, लेकिन जो बात मैं भी कर रहा हूँ वो भी सबको पता है। तो अजीब सी बात नहीं है? नहीं, अजीब सी बात अपनी, उनका तजुर्बा बहुत है, लेकिन उनके आखिरी जो टाइम थे, पार्टी चला रहे थे, क्या चला रहे थे? मिर्जा साहब कह रहे थे लाइसेंस लो, बंदे मारो, उनको भी नहीं हटा रहे। कायम अली शाह स्टाफ के बंदे भूल जाते, उनको बोलो सुबह चलाओ। ये मुल्क चल रहा था इस तरह, तो कोई दुकान नहीं चलती। मुल्क चल रहा था इस तरह। उधर असलम रईसानी को वजीर आला लगाया, वो कह रहा था डिग्री तो डिग्री होती है, इधर शाह साहब को वजीर लगाया, बंदे भूल जाते हैं। अभी भी बोझदार लगा हुआ है, देखो अभी भी बोझदार लगा हुआ है, अभी भी तनकीद हो रही है। तनकीद आप भी कर रहे हैं, चल रहे थे। देखिए तनकीद आप उस पर भी करें तो उस पर भी करें, जो कहता है कोरोना काटता कैसे, तो वो तो हो रही है ना तनकीद। तो आप तो तजुर्बेकार लोग हैं ना, ये तो ऐसे लोग हमेशा होते हैं। शाह साहब एक बड़े मोतबर आदमी, बहुत शरीफ आदमी, बड़े तजुर्बेकार आदमी, लेकिन
अक्सर उनमें ये चीज देखी गई थी कि वो चीजों को भूलते थे, इसलिए वो उधर। मैं नहीं कह रहा, आप क्यों डायरेक्ट वहां जा रहे हैं? मैंने थोड़ी उनको तस्वीर दिखा के पूछा कि सर उजैर बलोच हैं, उनको ये तो याद होगा ना कि उजैर से मिला हूं। नहीं, ये उन्होंने मुझसे कहा आप मुझे बताएं आपने मेरी तस्वीर देखी उजैर के साथ? मैं कहा सर देखी। कहने नहीं मेरी देखी? मैं कहा सर देखी। आप दिखा दें, दिखा दें, ये देख लें सर, मैं अपनी तस्वीर दिखा देता हूँ ना आपके लिए। कायम अली शाह साहब को दिखा दें, है जी। उजैर बलोच साहब कौन है? कायम अली साहब उजैर बलोच को इतना मैंने अखबारों के थ्रू सुना है कि वो लियारी में रहता था और एक ग्रुप है उनका, उस ग्रुप का नाम था जो भी नाम दें उनको दे दें। आप कितनी बार मिले उजैर बलोच से? जी, आप कितनी दफा मिले उजैर बलोच से? मैं जी, उजैर बलोच से कितनी दफा मिले? मैंने इतना बताया ना कि मैं इस लिहाज से इतना जानता हूँ। सही। तो अभी शाह साहब ये इलेक्शन में कामयाबी के बाद जो अशाइया हुआ था, तो उसमें तो आपकी मुलाकात हुई उजैर बलोच? कभी नहीं हुई। उसकी तो वीडियोस हैं जिसमें फरियाल तालपुर साहिबा और किसी ने नहीं कहा, कभी नहीं। मेरी उससे उजैर से कोई। उजैर बलोच के ज़ेर एहतमाम लियारी में किसी शाइया में आप नहीं गए कभी? नहीं, कभी ना। आपने देखा है? मुझे देखा है जी। आप बताएं कि मुझे देखा है आपने? 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 जी देखा है। नहीं, मैं नहीं। जी सर, ये मैं इस पर शाह साहब पर तो बिल्कुल ठहर जाऊंगा कि वो लोगों से मिलते जाते हैं लेकिन उनको सबकी शक्ल और सबके नाम याद नहीं होते, जो बात हकीकत है। वो पता ही नहीं उधर पर से मिल लिया। इस पर मैं ठहर जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है और मैं गलत बात नहीं करूंगा। तो इस पे तो शाह साहब तो ज़ाहिर हमदर्दी बनता है, फिर इस पे तनकीद नहीं बनती। तनकीद नहीं बनती, मुझे पता है ना। वो हमारे साथ भी लोग वफूद में जाते हैं, 5 से 6 लोग भी होते हैं ना। अच्छा। तो भी वो नाम उनके आगे पीछे हो जाते हैं। ये होता है आपके साथ। आपको बोला उन्होंने? सर एक दो वाकयात हैं, कभी पर्सनल मैं खुदा ना खासा किसी की सेहत के बारे से नहीं कह रहा हूं, लेकिन अल्लाह हर किसी को। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा आदमी को हमने सुबह मतलब मैं खाली ये कह रहा हूं, अल्लाह माफ करे, मैं सेहत के बारे से नहीं। एक आध ऐसे वाकयात हैं जो इस तरह इसकी मुमासलत रखते हैं, लेकिन कुछ उनके कारनामे भी हैं। यानी सैलाब आया, ये कोई कम कारनामा नहीं। ये जब कोई सैलाब आया सिंध में, तो यही कायम अली शाह जो वाकई हम समझते थे बहुत ज़ईफ और कमजोर, लेकिन वो बेचारे उन दिनों में 3 दिन 3 रातें नहीं जाके बैठ गए। हाँ, ये बात तो जो बात पॉजिटिव हो वो भी करनी चाहिए ना यार। कर लिया, ठीक।